तो आज मार्केट के पास अर्निंग्स का ट्रिगर है। वो अर्निंग्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आई, उसका इम्पैक्ट दिखेगा और 4 बड़ी कंपनीज के नंबर्स हैं आज। आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति और साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपने नंबर बाजार में उतारेगा। और आज का दिन तो कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स है। हालांकि आज नई सीरीज की शुरुआत भी है, आज नवंबर सीरीज की शुरुआत हो रही है। अक्टूबर ने शानदार रिटर्न 5% का दिया है। लेकिन एक बार जरा ये देख लेते हैं कि आज के संकेत क्या हैं और इन संकेतों पे किस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। मारुति के नंबर्स, इसमें हालांकि प्रॉफिट कम हो सकता है लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, 18% की सेल्स बढ़ जाएगी। आईटीसी के नंबर्स में भी सिगरेट का बिजनेस देखना होगा कि वो कैसे नंबर्स लेके आता है। मार्जिन्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आईओसी के अंदर जीआरएम्स उम्मीद से बेहतर आ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर दोनों ही चीज़ें खराब दिख रही हैं। एक तो इनका एनपीएस बढ़ जाएगा, साथ ही मुनाफे में भी बढ़त नहीं होगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का पैसा भी इनके पास आया लेकिन उसके बाद भी मुनाफे में अगर बढ़त नहीं आती है ज़्यादा तो फिर एक कमजोरी आज आईसीआईसीआई बैंक में भी देखने को मिल सकती है। इससे ठीक पहले येस बैंक ने कल जब अपने नंबर्स उतारे उसने भी निराश के ही किया है अपने नंबर्स के बेसिस पर। एनपीए तो उनके बढ़ गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बाजार की उम्मीद के उतनी मुताबिक नहीं आई है। ओपनिंग पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ट्रेड भी हमारे मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा। अभी अगर देखें तो एशिया में बढ़त ही दिख रही है। निक्के तो 1% चढ़ चुका है। स्ट्रेट टाइम शंघाई भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कल हमने डाउ जोन्स को देखा, अच्छी स्ट्रेंथ थी, पर नैस्डैक में थोड़ी सी वीकनेस थी। थोड़ी सी फार्मा कंपनीज की अर्निंग्स निराशाजनक थी तो वहाँ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। पर एस&पी और डाउ जोन्स स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ। अगर आप देखें तो डॉलर अब जुलाई की हाइस की तरफ पहुंच गया है क्योंकि यूरो में काफ़ी गिरावट आई। कल ईसीबी की मीटिंग थी और उसमें मारियो द्रागी ने कहा है कि जो उनका स्टिमुलस पैकेज था, जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम था, वो चलता रहेगा अगले साल सितंबर तक। बस जो बॉन्ड वो खरीद रहे हैं वो आधे हो गए हैं। कह रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी है पर इन्फ्लेशन में फिर भी थोड़ी चिंता है, इसलिए बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम चलता रहेगा। गोल्ड देखे तो मतलब अब वीक हो गया था क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया और क्रूड देखा जाए तो $52 के करीब ही मंडरा रहा है। स्ट्रेंथ है वहाँ क्योंकि जो सऊदी अरब से कमेंट्स आ रहे हैं कि डिमांड अच्छी रहेगी, इसके चलते क्रूड की स्ट्रेंथ बरकरार है। डिम्पी, जो आउटलुक है वो आज के लिए क्या? आज तो फ्राइडे है। हाँ देखिए, आज फ्राइडे है, नई सीरीज की शुरुआत भी है, नवंबर सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। उस आउटलुक के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो आपको ग्लोबल संकेत ज़रा डिस्टर्ब कर नहीं रहे हैं। हाँ, एक चीज़ तय है कि 27 महीने के ऊपरी स्तरों पर इस समय कच्चा तेल पहुंच गया। ये एक थोड़ा सा विषय है आज नोटिस होगा, जब तक नहीं हो रहा था। अब रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचने के बाद बाजार आज सीमित दायरे में कामकाज कर सकता है क्योंकि आज मार्केट के पास अर्निंग्स है। 3-4 अर्निंग्स तो ऐसी थी जो बाजार बंद होने के बाद आई, आज उनका इम्पैक्ट आएगा और कुछ अर्निंग्स आज भी होंगी। तो निफ्टी 10,250 के अहम सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि अब हम 300 की कैटेगरी में आ चुके हैं। इस रेंज को हमने ये हेंस प्रूव कर दिया कि अब ये रेजिस्टेंस नहीं, हमारा सपोर्ट है। तो इसलिए अर्निंग्स खराब आने पर भी शायद बाजार को ज़्यादा बड़ा झटका नहीं लगेगा। सरकारी और निजी बैंक, इन दोनों पे अभी आप फोकस अपना बनाए रखिएगा। इनके अंदर मोमेंटम रह सकता है। ये प्लस माइनस आज एडजस्टमेंट का दिन हो सकता है। आज शायद बैंकों में आपको बड़ी तेज़ी 10% तक की तेज़ी नहीं आए लेकिन आज एडजस्टमेंट और चर्निंग का दिन है। बैंक निफ्टी इसलिए 25,200 अपने अहम रेजिस्टेंस को फेस करेगा। 2 दिन हो गए 25,200 के पार नहीं गया। सरकारी बैंक भी चले और निजी बैंकों का भी कल छोटा मोटा सपोर्ट हमको आते हुए दिखा लेकिन बैंक निफ्टी नहीं पहुंचा। इसलिए आज शॉर्टिंग के लिए बैंक निफ्टी को देखा जा सकता है जब तक ये 25,200 स्पॉट के हिसाब से नहीं तोड़ता। बायकॉन, येस बैंक के नतीजे खराब थे, ये बाजार का मूड थोड़ा सा खराब करेंगे, अपने अपने सेक्टर्स का मूड भी खराब कर सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों चीजों पे ध्यान रखिएगा। कमोडिटीज, सरकारी बैंक, निजी बैंक और ऑटो के सेल्स के नंबर आने हैं अभी नवंबर की शुरुआत में ही, तो ये आज के फोकस सेक्टर होंगे जिस पे आपको ध्यान रखना है। मारुति, आईटीसी समेत 4 बड़ी कंपनीज आज अपने नंबर उतारेगा जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिसमें आईसीआईसीआई और आईओसी भी शामिल है। तो इनका असर दिखेगा। बड़ी बिकवाली और खरीदारी फिलहाल नहीं करें। अगर आप शॉर्टिंग के लिए भी ढूंढ रहे हैं, बड़े शॉर्ट्स मत बनाइए। लॉन्ग बना रहे, बड़े लॉन्ग्स मत बनाइए। ये आज का दिन एडजस्टमेंट और शायद चर्निंग का दिन है और नई सीरीज की शुरुआत भी है। चलिए अपने गेस्ट को हम वेलकम कर लेते हैं। हमारे साथ किरण जाधव, सिमी भामिक और मयूरेश जोशी आप मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सिमी। नई सीरीज शुरू हो गई है, अब तो लगता है सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्केट ऊपर ही जाएगी। इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस भी बहुत बुलिश हो गए हैं। जब ऐसा होता है तो लोग थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं।
आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगी? आपको लगता है मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाएगा? क्योंकि हम कोई यूफोरिया अभी भी नहीं देख रहे, स्लोली स्टेडली मार्केट्स ऊपर जाती जा रही है। आपको लगता है ये सिलसिला जारी रहेगा? या गुड मॉर्निंग अनिशा, मुझे लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। एटलीस्ट आज के दिन के लिए मार्केट में कोई वीकनेस नहीं आना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। और ओवरऑल जो जितना बड़ा ब्रेकआउट आया था परसों के दिन, उतना बड़ा ब्रेकआउट के बाद मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए। मार्केट एक एक दिन एक एक नया हाई बना रहा है और ऊपर में कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो ऊपर में सस्टेनेबिलिटी भी डाउटफुल हो जाता है, तो इसलिए मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। फिलहाल अनिशा, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आज के दिन के लिए 10,300 से 10,290 का सपोर्ट अहम है। अगर निफ्टी उस सपोर्ट को होल्ड कर सकता है तो निफ्टी में जो बॉयंसी कल देखने को मिला था वो मेंटेन्ड होगा, बिल्कुल मेंटेन्ड होगा। 10,280 के नीचे स्टॉप लगा के आज के दिन के लिए अगर कोई लॉन्ग इनिशिएट करना चाहता है तो डीप में खरीदने का मेरा सलाह होगा। मेरा आज का टारगेट 10,380 से 400 का है। एक्चुअली कल तक का जो टारगेट था 10,350 वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, तो अभी नया हाई के लिए देखना पड़ेगा। तो इसके बाद वही आता है कि 10,400 के आसपास जाएगा। परसों के दिन भी मैंने यही कहा था कि जितना मोमेंटम निफ्टी ने एक्वायर किया है उसको देख के लग रहा है कि निफ्टी 10,350 नहीं 10,400 तक भी जाएगा। वही 10,400 का लेवल आज शायद आने वाला है। ठीक है सिमी, के हमको एक जवाब से एक चीज़ तो तय है कि बाजार के अंदर जो बुल ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है, वो उसमें किसी तरह का कोई फिजल आउट है भी नहीं और ये होता भी नहीं है, जल्दी जल्दी होता भी नहीं है। ट्रेंड एक दिन में बदलता भी नहीं है, बदलने में और बनने में भी समय लगता है। हाँ, आपको पोजीशंस और वॉल्यूम कितना लेना है ये थोड़ा संभल कर आपको ट्रेड करना होगा। ठीक है किरण, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज नई सीरीज की शुरुआत है तो मैं आपसे सिर्फ यही समझना चाहता हूँ, इसमें कोई एक शेयर हम जिस पे ज़्यादा फोकस करके चले, ये मेरी पूरी सीरीज का शेयर भी हो सकता है। मेरे को आप इंडेक्स मत बताइए, मेरे को आप शेयर बताइए और पूरी सीरीज का शेयर भी हो जाए वो। पूरी सीरीज के लिए मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट्स एक इस पे ध्यान देना चाहिए। काफी अच्छे रोल देखने को मिल गए हैं और मेरा मानना है कि जो चार्ट पैटर्न है उसने भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो कुल मिला के एक स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड होता है सीरीज के लिए, जहां पे टारगेट्स 460 470 के देखने को मिल जाने चाहिए और स्ट्रेट 405 के स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोफाइल में भी बहुत अच्छा बैठता है और सीरीज का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो भी स्ट्रॉन्ग है। वैसे और 2-3 स्टॉक्स है जहां पे आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है, 405 का एक स्टॉप लॉस बनेगा, इसमें 460 तक का टारगेट है। ये इस नवंबर सीरीज की आज ओपनिंग हो रही है। इसी ओपनिंग में शेयर आप समझिए अदानी पोर्ट्स, किरण की तरफ से रिकमेंडेशन है। किरण की मैं आपको यूएसपी बता दूं, ये ट्रेंडिंग शेयर्स देखते हैं और जो ट्रेंड होता है उसी के अंदर ही चलते हैं। तो अदानी पोर्ट्स इस सीरीज का शेयर है, 460 का टारगेट है। मयूरेश जोशी भी मेरे साथ है। मयूरेश, शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए आज सर। मयूरेश, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है और सीरीज का पहला दिन है, तो क्लाइंट्स को आप रिकमेंडेशन क्या दे रहे हैं कि अभी आज कुछ मत लीजिए, आज सौदों को एडजस्ट कीजिए? मॉर्निंग डिम्पी, मेरे ख्याल से आई थिंक एक बॉटम अप अप्रोच रखना और एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट्स करना आई थिंक बहुत लाजमी होगा ये मार्केट्स में। और जैसे हम मार्केट्स में एक मूवमेंट देख रहे हैं, आई थिंक जो एक पॉजिटिविटी है रिगार्डिंग सेंटिमेंट्स फॉर द मार्केट्स एज एन अंडरलाइंग, आई थिंक ये बरकरार रहने की आई थिंक पूरी संभावना है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जैसे येस बैंक ने कल नतीजे पोस्ट किए थे और जो ICICI बैंक के नतीजे आएंगे, जो डाइवर्जेंस की हम बात करते हैं RBI रिपोर्टेड डाइवर्जेंस की, ICICI का डाइवर्जेंस इतना बड़ा था नहीं इवन फॉर द लास्ट रिपोर्टेड ईयर। कहीं ना कहीं उनकी जो ड्रिल डाउन वॉच लिस्ट है, जितनी भी प्रोविजनिंग आएगी, मेरे ख्याल से आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है ये बैंक के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड। तो नंबर्स थोड़े सॉफ्ट रहने की उम्मीद हो सकती है, बट आई रिमेन वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन ICICI बैंक। अच्छा मयूरेश, अब जब बैंक की आप बात कर ही रहे हैं ना, तो इस बार का स्टार परफॉर्मर पंजाब नेशनल बैंक, उस पे अब क्या करना है? क्या प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं या अपने लॉन्ग के साथ बने रहें? करें क्या पंजाब नेशनल बैंक में? के एक मूव सरकार ने की है, आई थिंक एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट बिल्कुल लाएगी सरकारी बैंकों के लिए, लेकिन ये लॉन्ग ड्रॉन इफेक्ट है। तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये क्वार्टर हो या अगला क्वार्टर या Q4, PSU बैंक्स के लिए काफ़ी सॉफ्ट रह सकता है। आई थिंक जो एसेट क्वालिटी रिकग्निशन है आज की तारीख में भी, जी रिपोर्टेड GNPAs आर स्टिल ऑन द एलिवेटेड साइड। और हालांकि आई थिंक जो रिकैपिटलाइजेशन से आई थिंक जो फंड इन्फ्यूजन हो सकती है वो प्रोविजनिंग के लिए अच्छी खासी काम आ सकती है। आई थिंक द अंडरलाइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ पिकिंग अप एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। इसलिए आई थिंक जो इन्वेस्टर्स का 2 से 3 साल का नजरिया ना हो, तो आई थिंक देयर विल बी बाउट्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, देयर विल बी बाउट्स ऑफ सेलिंग।
आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा लेवल पे, स्पेसिफिकली आफ्टर ऑल द मूव्स दैट यू हैव सीन। ठीक है, चलिए हमें किरण से पूरी सीरीज के लिए तो एक विक मिल गई है, और क्या ट्रेडिंग कॉल्स हैं आज के लिए, इसके लिए चलते हैं साक्षी के पास। साक्षी बताइए। शुक्रिया डिम्पी एंड अनीशा। शुरुआत करते हैं चॉइस ब्रोकिंग के तरफ से जो 2 बाय पिक्स आई है हमारे पास। एक यूपीएल उनकी बाय पिक है जहां पर टारगेट 840 के वो देख रहे हैं और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 795 के लेवल्स पर। ऑटो स्पेस भी चॉइस ब्रोकिंग की पसंद है और बजाज ऑटो इनकी बेट है खरीदारी के लिए। 3400 के ऊपर में ये टारगेट्स देख रहे हैं जहां पर हमें सपोर्ट मेंटेन करना है, 3200 के लेवल्स होंगे। मनीष मिश्रा से भी हमने बातचीत की और इन्होंने 2 सेल कॉल्स दी हैं आज के लिए, और आप देख सकते हैं पहली पिक बैंकिंग स्पेस से पीएसयू बैंक का मेजर शेयर इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा चुना है। 182 तक ये फिसलने की आशंका है और 188 पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है, ऐसा इनका मानना है। टेलीकॉम में आपको आइडिया शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं मनीष, और यहाँ पर टारगेट वो 94 का देख रहे हैं, ऊपर 98 का एक सपोर्ट लेकर हम यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। लवली शर्मा एपिक रिसर्च के टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। ऑयल एंड गैस स्पेस से आईओसी पर ये पॉजिटिवली बेट करें, खरीदारी की सलाह। टारगेट 448 के देख रहे हैं, स्टॉप लॉस 427 पर हम मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक इनको पसंद है और यहाँ पर खरीदने की सलाह है। 499 के टारगेट्स ऊपर में देख रहे हैं, 478 का हम स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारे शेयर्स हैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स पे दिए गए हैं, लेकिन आज का फोकस ट्रेडिंग के साथ साथ नंबर्स का भी है। कुछ नतीजे ऐसे हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आज उसका इम्पैक्ट होगा, और आज 4 बड़ी निफ्टी कंपनीज के भी नंबर्स हैं। तो आज तो सिर्फ नंबर ही नंबर जपिए मार्केट के अंदर, हम भी वही जपेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ है किरण। आज ओपनिंग पर जो कल नतीजे मार्केट क्लोज होने के बाद आए, वहाँ कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा, तो उनमें से कोई एक पिक जो आप लेंगे, चाहे वो बाय की हो चाहे वो सेल की हो? यस बैंक पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि एक अच्छा कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से 320 एक अच्छा खासा बेस बन चुका है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से कट हमने देखा प्राइवेट सेक्टर बैंक में, वो वापस एक बार एक पुल बैक रैली देखने को मिल जाना चाहिए। अभी पीएसयू बैंक मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड करेंगे और वापस एक बार प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक अच्छी पुल बैक देंगे, जो कि अगर यस बैंक की बात करें तो मुझे लगता है कि 345 347 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। हालांकि एक केवियट है कि 320 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। 320 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो खरीदेंगे तो यस बैंक को खरीद सकते हैं। अब मेरे साथ सुमित और साक्षी दोनों जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम नंबर्स की ही बात कर रहे हैं, और नंबर सबसे इंपॉर्टेंट इस बार ये रहने वाले हैं क्योंकि इन्हीं कंपनीज के नंबर्स का आज इंपैक्ट आपको क्लियरली दिखेगा। यस बैंक पे आपको ये तो पता लग गया कि आपको बाय या कन्विक्शन बाय रखना है, इसके लेकिन नंबर्स क्या थे, क्या अच्छी चीज थी इस नंबर्स के अंदर और क्या खराब चीज थी, ये बात सुमित से पूछ लें। सुमित, यस बैंक से शुरू करें। किरण हमको कह रहे हैं कि यस बैंक पे ध्यान रखें, 330 टूटेगा नहीं, आज कन्विक्शन थोड़ा बाय का पॉजिटिव रखा जा सकता है। नंबर्स बताएं कैसे रहे थे? डिम्पी, थोड़े से उलट किरण से व्यू है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यस बैंक के जो नंबर्स आए हैं उसमें एनआई फ्रंट पे 33% के आसपास की एक बढ़त देखने को मिली है, लेकिन जो बाकी सभी आंकड़े हैं उनमें मुनाफे और एनआई को देख लें तो वो तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं ऑन फेस ऑफ इट। एनआई करीब 33-33.5% बढ़कर आया है, मुनाफा भी करीब 25% बढ़कर आया है, लेकिन बाकी ज़्यादातर सभी आंकड़े, चाहे वो एनपीएस हो, एनपीएस के अगर आप फिगर देखें, ग्रॉस एनपीए सीधे 1% बढ़ा है, नेट एनपीए सीधे करीब 60 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है, प्रोविजनिंग भी करीब 34% बढ़ी है वाई बेसिस पर भी, और सिक्वेंशली भी यहाँ पे बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। तो दोनों ही लिहाज से जो कंपनी के नंबर्स प्रोविजनिंग एनपीए के हिसाब से है वो खराब है, लेकिन एनआई और पैट जो है वो अनुमान के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप दोनों की राय सुनिए, लेकिन एक जज बनाते हैं और ये बनाते हैं ब्रोकिंग हाउसेस को, और साक्षी के पास रिपोर्ट्स भी है। साक्षी, किरण कह रहे हैं कि 320 नहीं टूटना चाहिए, हमको सुमित बता रहे हैं कि प्रोविजनिंग का डाटा ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? रिपोर्ट्स ज़्यादा सुमित के साथ जाना चाह रही हैं, क्योंकि क्रेडिट स्विस जो है वो येस बैंक पर न्यूट्रल रेटिंग रखा हुआ है, लक्ष्य को नीचे की तरफ रिवाइज किया है, 331 से घटाकर 321 की तरफ अब लक्ष्य दे दिया। उनका मानना है लोन ग्रोथ तो डेफिनेटली मजबूत हुई है, लेकिन जो एसेट क्वालिटी में शार्प वीकनेस आई है उसको देखते हुए उन्होंने लक्ष्य को ट्रिम किया है। यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग लोन का जो रिस्क है वो अब भी जारी रह सकता है, ऐसी आशंका है। इनफैक्ट तेज बढ़त की आशंका है। यहाँ पर फी इनकम नियमों में भी जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उसकी वजह से भी काफी चैलेंजेस इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी कॉशियस स्टांस है ब्रोकरेज हाउसेस का। यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और 321 के टारगेट्स दिए हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं। देखिए, चार्ट अलग है और जो नंबर्स आए वो अलग है।
आज यस बैंक शायद आपको नो कन्फ्यूजन वाली रेंज पे नहीं रखे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टेक्निकल बेसिस पर 320 अहम सपोर्ट है, नंबर्स प्रोविजनिंग वाला है, हो सकता है टिप आए 320 तक आए, उसके बाद फिर पुल बैक भी आ जाए, तो इसके अंदर आज शेयर के अंदर ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अंदर एक तरफा फैसला लेना आज मुश्किल हो सकता है, इसलिए यस बैंक आज का सबसे वॉलेटाइल हो सकता है नंबर्स के बेसिस पे, लेकिन बायोकॉन शायद ऐसा नहीं करने वाला। सुमित, बायोकॉन में शायद डिम्पी एक तरफा ही गिरावट आते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि अगर आप देखेंगे नंबर्स के लिहाज से तो 2-2.5% के आसपास रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन वहीं से ही मतलब पहला आंकड़ा तो इसका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद से एक स्टीप फॉल आता शुरू हो गया है। आप EBITDA देखेंगे 23-23% गिर कर आया है, मार्जिन देखेंगे वहां पर भी 6 से 7% के आसपास ही तेज गिरावट रही है, और मुनाफा सीधे से 53% टूटता हुआ दिखाई पड़ा। डिस्पाइट सिंजिन के अच्छे नंबर आए, उसके बावजूद भी बायोकॉन के नंबर खराब आए हैं, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। नंबर्स के लिहाज से हो सकता है बायोकॉन में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। ठीक है, तो बायोकॉन में प्रेशर आ सकता है। सुमित, कमेंट्स के भी नंबर्स काफ़ी निराशाजनक थे, क्या हुआ? रेवेन्यू भी डाउन, मुनाफा भी डाउन, EBITDA भी डाउन। कमेंट्स के केस में भी अनीशा मोरलेस सिचुएशन इसी तरह की देखने को मिली है। आप बिक्री देखेंगे 11% के आसपास की गिरावट यहां पर आते दिखाई पड़ी, कुल 1118 करोड़ रुपए। इनफैक्ट कैपिटल गुड स्पेस में जो नंबर्स अब तक आए हैं वो थोड़े बेटर साइड पर आए थे, लेकिन कमेंट्स जो हैं उसके नंबर ही वीक साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। आए के बिक्री के अलावा अगर बाकी आंकड़ों में भी नजर डालेंगे तो वो भी प्रेशर के साथ ही हैं, चाहे वो मुनाफे की हो या फिर मार्जिन की हो। EBITDA करीब 15.5%, यानी कॉस्ट फाइड जो पार्ट है वो भी एस्केलेट होता हुआ दिखाई पड़ा है इनके लिए। करीब 167 करोड़ रुपए का आंकड़ा वहां पर आया है, और मुनाफा जो है वहां पर भी मार्जिन मोरलेस स्टेबल है, लेकिन मुनाफे फ्रंट पर जो दबाव है वो 11.5% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है, तो वो एक और बड़ा प्रेशर है। तो हो सकता है इनके में भी आज दबाव आता दिखाई पड़े, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल होगा वो शायद बायोकॉन के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है। कमेंट्स खराब, बायोकॉन खराब, दोनों को आज मार्केट के अंदर शॉर्ट्स के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इन दोनों शेयर्स पे नुकसान आपको दिख सकता है। सिमी, आप मेरे को बताएंगे बायोकॉन का आज का टारगेट, कमेंट्स का आज का टारगेट, बड़ा टारगेट नहीं, आज मैं खुलते ही शॉर्ट करूंगा, और दोनों के टारगेट मेरे को दे दीजिए आज के। पहले तो बायोकॉन के बारे में मैं बताऊंगी। बायोकॉन पैटर्न खराब है और आज का रिजल्ट्स के बाद हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। 350-355 का सपोर्ट है, जो इंट्राडे में सपोर्ट का काम करना चाहिए था, पर रिजल्ट्स खराब के होने के नाते हो सकता है कि 350 से नीचे ही खुल जाए। अगर खुलता है तो सीधा शॉर्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है कि 356 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन भी करना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न है अगर 350 के नीचे ये 15 मिनट भी मेंटेन कर गया तो 340 से 335-34 तक का रेंज इसमें देखने को मिलेगा। ये इसका मिनिमम सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेश मेजर वीकनेस इसमें देखने को मिलेगा। ये रहा बायोकॉन का सलाह। बायोकॉन ओवरऑल ठीक ठाक था चार्ट में, रिजल्ट्स के बाद करेक्शन तो देखने को मिलना चाहिए। रहा सवाल कामिंस के, तो मुझे लगता है कि कामिंस का चार्ट में फ्लैटिश चार्ट है। एक 920-930 का रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस नहीं करेगा तो नीचे सर्ट देखने को मिल सकता है, नीचे सपोर्ट मिल सकता है 880 के आसपास। तो करंट लेवल से भी काफी बड़ा मतलब बहुत ज्यादा गैप डाउन से ओपन नहीं होता है, तो 880 का टारगेट लेके शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं मिलता तभी आप शॉर्ट कीजिएगा, नहीं तो कमेंट्स को छोड़ दीजिएगा। बायोकॉन 350 के नीचे जाए शॉर्ट कीजिएगा, 15 रुपये मिल जाएंगे। 350 को होल्ड कर जाए शॉर्ट मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये दोनों रिकमेंडेशंस भी आपके सामने है। सुमित, एक शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स, आप तो काफ़ी अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं, मॉर्गन स्टैनली से भी ज़्यादा आप ही ट्रैक करते हैं शेयर को। अब बताएं इसके नंबर्स कैसे थे? नंबर्स अच्छे आए हैं डिम्पी, अच्छा वाई बेसिस पर हो, सिक्वेंशियल बेसिस पर हो, करीब 86% मुनाफा इसका वाई बेसिस पे बढ़ा है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे 3 गुना होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो कंपनी के अच्छे नंबर्स कह सकते हैं आए, और मुनाफे फ्रंट पर भी। हालांकि रेवेन्यूज जो है थोड़े से डिप जरूर हुए हैं, लेकिन जो कंपनी के मार्जिन हैं उनको इन्होंने इंटैक्ट किया है, कॉस्ट को कट किया है, और उसका इंपैक्ट कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक चीज जो नोटिसेबल है, कंपनी में इस तिमाही के नंबर्स में 14 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम भी है, लेकिन कंपनी ने उसको भी बीट करते हुए उसमें भी बेहतर नंबर दिए, उसके बावजूद भी अच्छे नंबर दिए हैं। तो हो सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स आज एक अच्छी तेजी के साथ खुलता हुआ दिखाई पड़े, और ना केवल यूनाइटेड स्पिरिट्स बल्कि पूरे लिकर स्पेस में इसका एक जो एक रुझान है वो आता हुआ दिखाई पड़े। आमतौर पर आप ये भाषा बोलते भी हैं कि फ्राइडे के दिन लिकर शेयर झूमे, तो शायद उस तरह कुछ रुझान बनता हुआ दिखाई पड़े।
हाँ, ये लिकर शेयर्स पे तो पूरी नज़र रहेगी। साक्षी, ब्रोकरेजेस भी अपने रिपोर्ट्स ले आए हैं अर्निंग्स को देखकर। ये सब मान रहे थे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन लगाया था ऑन सेल ऑफ लिकर नियर हाईवेज, इससे इम्पैक्ट आएगा। कंपनी भी मानती है कि वॉल्यूम्स पर इसका इम्पैक्ट है, पर प्रीमियम ब्रांड्स की जो ट्रैक्शन है बहुत अच्छी रही है। तो ब्रोकरेजेस इसको कैसे देख रहे हैं? एब्सोल्युटली, ब्रोकरेजेस अगर देखा जाए अनीशा तो कहीं ना कहीं डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। मेरे पास 2 रिपोर्ट्स हैं, वो आपको दोनों ही बताती हूँ। यूबीएस ने यूएसएल पर अभी बिकवाली की सलाह रखी है, 2000 के टारगेट्स वो देख रहे हैं। उनका मानना है हाईवे बैन की जिस तरीके से आपने बात करी, उनका मानना है Q3 तक थोड़ा नॉर्मलाइज होगा इसका इम्पैक्ट। अभी है वॉल्यूम्स पर असर, लेकिन Q3 तक इसका असर नॉर्मलाइज होगा। फ्रेंचाइज जो स्ट्रैटेजी है कंपनी की, वो डेफिनेटली मुनाफे को सुधार की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बिकवाली की राय दी है और 2000 के टारगेट्स दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर ओवरवेट है और 2900 के टारगेट्स दिए हैं। मुश्किल दौर में भी इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए, इसे वो पॉजिटिव मानते हैं। और मैनेजमेंट की जिस तरीके से पॉजिटिव कमेंट्री है आगे फ्यूचर को लेते हुए, उसे भी उन्होंने एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर देखा है। जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है हाईवे बैन के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की साथ ही रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएगा। और जीएसटी पे के बाद भी जो क्लैरिटी आई है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली इफेक्ट करते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, नंबर से पॉजिटिव, ब्रोकरेज हाउसेस की लैंग्वेज भी पॉजिटिव दिख रही है और सेंटीमेंट भी पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब क्रॉम्पटन ग्रीव्स और नेल्को, सुमित, जिसमें ज़्यादा ट्रैक्शन है वही नंबर्स बताएं जो आज इम्पैक्ट छोड़ेंगे अपना। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे डिम्पी ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर आप इनके नंबर्स को देखेंगे तो रेवेन्यू 6-6.5% बढ़ा है, एबिटा भी करीब 19% बढ़ा है और मुनाफा 23% बढ़ा है। सीधे सीधे पिरामिड ब्रॉड हो रहा है, रेवेन्यू कम, एबिटा थोड़ा ज़्यादा और मुनाफा सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ साफ रिफ्लेक्ट करती है कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं और इस तरह के जो नंबर्स के बाद एक पॉजिटिव मूव इस शेयर में शायद आता हुआ दिखाई पड़े। ब्रोकरेज भी काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स इसके आधार पर दे रहे हैं। ठीक है, मयूरेश, आपका व्यू बुलिश है क्रॉम्पटन पर? जी, मैं पॉजिटिव रहूँगा और आई थिंक जैसे इसका लो मार्जिन बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है ऑफ 25%, मेरे ख्याल से आई थिंक मार्जिन नॉर्मलाइज होनी चाहिए आगे जाते बिकॉज ऑफ प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट्स एंड द हाई मार्जिन बिजनेस। तो यस, आई थिंक मेरा भी पॉजिटिव रहेगा इसमें। साक्षी हमारे साथ बनी हुई है और वो हमें ब्रोकरेजेस के बारे में बता रही, जो रिपोर्ट्स वो लेके आए हैं। साक्षी, कल जुबिलेंट फूड के नाम इंट्राडे, तो अब ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं जुबिलेंट फूड्स की? उनके जो डोमिनोज पिज्ज़ा का बिजनेस है काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने, क्या टारगेट्स दे रहे हैं? एब्सोल्युटली अनीशा, यू आर राइट। अगर आपने हाल ही में जुबिलेंट फूड्स के न्यू एड्स देखे होंगे, खासतौर पर डोमिनोज के देखते हो, तो उनमें साफ कहा जाता है आपने कहा हमने किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजीज रिवाइज किए हैं वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करी हैं इस बार के नतीजों में, और वही ब्रोकरेज हाउसेस ने पिक भी किया है। क्रेडिट स्विस ने यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और यहाँ पर 1500 से लक्ष्य बढ़ाकर 2000 के दिए हैं। उनका मानना है कि मजबूत नतीजे और ये कहीं ना कहीं टर्न अराउंड फेज की शुरुआत माना जा सकता है। प्रोडक्ट्स में जिस तरीके की रिवाइवल कंपनी लेकर आई है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में जिस तरीके की जो एवरीडे वैल्यू पैक्स लेकर आई है, उससे भी काफी टर्न अराउंड हो रहा है। जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस हैं और जो रिडक्शन ऑफ लॉसेज हैं, उसे वो काफी पॉजिटिवली ले रहे हैं। एडलवाइस की भी क्विकली रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पर होल्ड रेटिंग उन्होंने दी है 1842 के, अब रिवाइज लक्ष्य दिए हैं। लागत घटाने पर जो कंपनी का फोकस है उसे वो पॉजिटिव मान रहे हैं और डंकिन डोनट्स का FY19 तक ब्रेक इवन होने का अनुमान है, ऐसा वो मानते हैं। लगातार इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं एबिटा मार्जिन फ्रंट पर भी, और ये सेकेंड हाफ में भी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। ठीक है, ये कुछ एक रिपोर्ट्स है जो कि जुबिलेंट को लेकर है। अब वी-गार्ड पे भी रिपोर्ट है कोई? एब्सोल्युटली, एक रिपोर्ट है एडलवाइस की डिम्पी यहाँ पर, जिसमें होल्ड रेटिंग उन्होंने वी-गार्ड पर दी है। जो लक्ष्य दिए हैं अब बढ़ाकर 175 के दिए हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमने देखी नतीजे में ड्यू टू रीस्टॉकिंग और खासतौर पर यूपीएस, स्टेबलाइजर्स और किचन अप्लायंसेस। जिस तरीके के अभी जो फेस्टिव सीजन बीता है दिवाली तक का, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग सेल्स देखने को मिली है और काफी सेल्स का रिफ्लेक्शन इस क्वार्टर में भी देखने को मिला है। इनफैक्ट ऑप्टिमिस्टिक है आगे के ग्रोथ पाथ को भी लेकर। ठीक है, अच्छा, एक इस पे टेक्निकल व्यू भी ले लें। वी-गार्ड एक बार देखेंगे किरण, आप मेरे को बताएंगे आज कैसे इसमें ट्रेड करना है? वी-गार्ड में मुझे लगता है कि इधर से और भी तेजी होनी चाहिए। ठीक है, इसने एक अच्छा बेस बना चुका है करीबन 185-190 का, और उधर से एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चला है।
कल के एकदम फ्लैट सत्र था। मेरा मानना है कि 200 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसको उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए। और 215 के ऊपर ये जब चलेगा तब ये 235 240 के लेवल्स इजीली टेस्ट करता नजर आएगा। एक न्यू ऑल टाइम हाई के करीब है। हम एक बार 115 के ऊपर चले जाएंगे, 215 217 व्हाटएवर दैट लेवल इज, इसके ऊपर जाएंगे तो ओपन टू स्काई टेरिटरी में जाएंगे, जहां पे आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वीकली मंथली चार्ट्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वीक का चार्ट भी अच्छा लग रहा है। सिमी, जुबिलेंट फूड्स, मुझे पता नहीं आपको उनके पिज्ज़ाज पसंद है या नहीं, पर स्टॉक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चार्ट पर। क्या टारगेट्स देख रही हैं आप नियर टर्म? जी अनीशा, मुझे पिज़्ज़ाज भी पसंद है और चार्ट्स भी अच्छा लग रहा है देखने को, क्योंकि इसमें भी मुझे लगता है कि वीकली और मंथली चार्ट में अच्छा एक्यूमुलेशन भी देखा है, ब्रेकआउट के साथ भी है। हाँ, कल ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया था ज़रूर, पर ये स्टॉक मुझे लगता है कि 1620-30 के आसपास एक बेस बना चुका है और बहुत जल्दी वो रेंज अगर नहीं टूटेगा तो मुझे लगता है कि 1620 का लेवल आज इंट्राडे के लिए, और ओवरऑल जो चार्ट में दिख रहा है 1550 का लेवल शायद बहुत जल्दी टूटेगा नहीं टूटता है तो ये बिल्कुल एक नया हाई की ओर जा रहा है। 2000 का जो टारगेट आया है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अचीवेबल हो जाएगा, शायद एक साल भी इंतजार करने का जरूरत नहीं रहेगा 2000 का टारगेट के लिए। ठीक है मयूरेश, ये जुबिलेंट फूडवर्क, यूएसएल, येस बैंक, क्रॉम्पटन, नेल्को, काफ़ी सारे शेयर्स के नंबर्स आए, रिपोर्ट्स भी आई। कोई एक शेयर जिस पे आपकी कन्विक्शन और आपकी स्टडी बहुत अच्छी है और आप ये बता रहे हैं कि ये शेयर हमको जरूर रखना है, किसी भी डिप में करना है बाय, ये 4-5 जो नाम लिए इसमें से आप कोई भी एक शेयर दे सकते हैं सर आज? निम्पी, जैसे मैंने पहले कहा, आई थिंक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर आई थिंक एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। डी स्टॉकिंग के इफेक्ट की वजह से आई थिंक इम्पैक्ट जरूर आया था, बट आई थिंक जो इनका हाई मार्जिन कंज्यूमेबल बिजनेस है, एक सेक्टर दैट कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 75%, तो मार्जिन एक्सपेंशन और अर्निंग्स एक्सपेंशन काफ़ी एविडेंट लग रही है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स इनका पसंदीदा है। जो नंबर्स आए उसके बेसिस पर हमने सारे शेयर्स उनके सामने रखे, उन्होंने पिक किया क्रॉम्पटन ग्रीव्स, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे ध्यान रखें। साक्षी, आपके पास गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जो इंडिया के ऊपर है। अब हमारी मार्केट्स भी ऑल टाइम हाईस पे ट्रेड कर रही है, तो वो क्या टारगेट दे रहे हैं निफ्टी के लिए? एब्सोल्युटली यू आर राइट अनीशा, और मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है और यही नहीं रुकने वाली है, कुछ और नए हाईज आपको देखने को मिलेंगे और यही गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी रिफ्लेक्ट कर रही है। ओवरवेट रेटिंग दी है उन्होंने इंडियन मार्केट्स पर, और निफ्टी के लिए जो लक्ष्य रिवाइज किए हैं वो बढ़ाकर 11,600 के दिए हैं, जो कि 2018 के अंत तक अचीव होते हुए नजर आएगा। उन्होंने जो टारगेट्स रेज किए हैं उसके बेसिस ये हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंडिया पर काफी पॉजिटिव है और इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने पीएसयू बैंक्स में रैली देखी है, अब उनका नजरिया पीएसयू बैंक स्पेस पर भी पॉजिटिव हो गया है। इनफैक्ट ओवरवेट दे रहे हैं वो पीएसयू बैंक्स को, एनबीएफसीज को ऑन द अदर हैंड उन्होंने अंडरवेट किया है। तो अब ये रोटेशन होने वाला है। एनबीएफसीज में हमने अभी तक काफी अच्छा मूव देखा है, अब वो ये मानते हैं अब ये सारा शिफ्टिंग फोकस हो जाएगा पीएसयू बैंक्स पर। कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं उन पर भी वो ओवरवेट रेटिंग रखते हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा बैंकिंग शेयर्स जो उन्होंने पास है वो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा है। साथ ही मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ, क्रिस वुड ने भी ये कमेंट्स दिए हैं सीएलएसए के, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं वो इंडिया की जो वेटिंग है वो इंक्रीज कर रहे हैं एशिया पैसिफिक एक्स जापान रिलेटिव रिटर्न पोर्टफोलियो में, और कहीं ना कहीं 2 परसेंटेज पॉइंट्स तक इसकी वेटिंग इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया पर सभी मेजर ब्रोकरेज हाउसेस काफी पॉजिटिव हैं। ठीक है, शुक्रिया साक्षी, ये सभी रिपोर्ट्स बताने के लिए। आज आपका सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा था क्योंकि रिपोर्ट्स भी इतनी थी, नंबर्स भी इतने हैं और आने वाले नंबर्स भी हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ के सभी रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए। एक दो खबरें और भी हैं। बजाज हिंदुस्तान की बोर्ड की बैठक होने वाली है, जरा किरण आप ही देखेंगे। बजाज हिंदुस्तान बोर्ड की बैठक है, ये कुछ रकम जुटाना चाहते हैं, ये शेयर ठीक है। आज इस खबर के साथ एक बार शेयर में प्लस कुछ ले सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ पोजीशन लेनी चाहिए बजाज हिंदुस्तान में। एकदम रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है और इधर से कोई बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। तो 15 रुपए एक रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा और करीबन 13 रुपीज 50 पैसे सपोर्ट के और देखने को मिलेगा। तो जब तक 15 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक मैं इस स्टॉक में पॉजिटिव व्यू नहीं दे सकता। ठीक है, आज इम्पॉर्टेंट अर्निंग्स भी हैं। 4 बड़ी निफ्टी कंपनीज अपने अर्निंग्स को भी उतारेंगी और उन पर भी हम चर्चा करेंगे। मयूरेश, रिलायंस निप्पॉन लाइफ एएमसी का आईपीओ तो बिल्कुल धमाकेदार रहा है, आज आखिरी दिन है, आप क्या एडवाइस करेंगे? नहीं, हमारे हिसाब से आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से और रिलायंस भी आई थिंक एक बहुत
पॉजिटिव दायरे में है, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में आई थिंक जो अंडर पेनिट्रेशन इंडस्ट्री फेस कर रही थी, आई थिंक यू विल सी लार्जर पेनिट्रेशन हैपनिंग। और जैसे की पैरामीटर्स होते हैं ये सारी इंडस्ट्री के लिए, एमिटेड वैल्यूज़ हो, पेनिट्रेशन रेशियोज हो, आई थिंक ऑल ऑफ दीज वैल्यूज शुड प्रॉब्ली इंक्रीज। तो व्यू पॉजिटिव रहेगा, नज़रिया बहुत लंबा होना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 to 2 years। ठीक है। अच्छा, ये ऑरो फार्मा पे सिमी आपका व्यू क्या है, क्योंकि इसको भी एक दवा की मंजूरी मिली है। बायोकॉन आज मूड तो खराब करेगा, लेकिन ऑरो फार्मा शायद एक हेज हो सकता है, एक बिल्कुल उलट शेयर हो सकता है जो चल जाए। एक बार आप बताएंगे इस पे करना क्या आज हमको? जी बिल्कुल, लॉन्ग जाना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेट कर रहा था। कल निचले लेवल से एक अच्छा रैली भी देखने को मिला है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कल बंद भी किया था। आज ऐसे ही मुझे लग रहा है कि औरोबिंदो फार्मा में नॉर्मली आज एक रैली मिलने वाला था। जो लेवल मैं बताऊंगी वो शायद आज के लिए पहला पड़ाव होगा 765 772। ये आज के लिए या 1-2 दिन के लिए इसके लिए हार्डल है, क्योंकि इसी के आसपास ये कई बार हाई बना चुका है। जब 772 के ऊपर जाके ये सस्टेन करेगा तब धीरे धीरे मूव 800 के ओर जा सकता है। ओवरऑल आउटलुक बुलिश है। मुझे लगता है कि आज भी लॉन्ग करके ही खेलना चाहिए। ओवरऑल 772 और 800 ये दोनों टारगेट है मेरा शॉर्ट टर्म के लिए। इस सीरीज की शुरुआत में ही हमको एक नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे ऑटो सीरीज के, जो कि 1 तारीख से होंगे। मयूरेश, इस ऑटो कंपनीज में अगर हमको कोई ट्रेड लेना हो, क्योंकि पिछली बार के नंबर्स इंटरेस्टिंग थे, इस बार धनतेरस पे हीरो मोटोकॉर्प ने 3 लाख गाड़ियां बेची थी, तो इस बार के नंबर बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप बताएंगे कोई ऑटो कंपनी इस पे आप फोकस रखे हुए हैं? बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आई थिंक जो फेस्टिविटीज़ का सीज़न है और जो डीलर की इन्वेंट्री वापस रीबिल्ड हुई है, आई थिंक ये शायद बरकरार रहे ऑटो कंपनीज़ के लिए। आई थिंक जीएसटी का भी आई थिंक पूरा जो इम्पैक्ट एक है दैट इज़ लार्जली बिहाइंड अस। तो यस, आई थिंक जो हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट ने भी एक दर्शाया था पिछले क्वार्टर में कि एक डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है, रियलाइजेशन में स्टेबिलिटी आएगी और जो भी इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेज आएगी थोड़े पास थ्रू करेंगे। आई थिंक वो डेफिनेटली आई थिंक एक चुनिंदा पिक रहेगी। तो हीरो मोटोकॉर्प रिमेन्स वन ऑफ आवर टॉप पिक्स 2 व्हीलर स्पेस से। मारुति के नंबर्स आएंगे, नंबर्स आई थिंक इन वॉल्यूम टर्म्स शायद मार्केट एक्सपेक्टेशन पे रहे, लेकिन जैसे गुजरात प्लांट रैंप अप होगा तो मेरे ख्याल से आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल्स और लेवरेज बैलेंस शीट पे डेफिनेटली प्ले आउट होगा। तो मारुति सुजुकी भी आई थिंक 4 व्हीलर पैक में एक चुनिंदा प्ले रहेगा। और ऑटो एंसिलरीज इक्वल लेंथ पे आई थिंक देखनी चाहिए। मेरे ख्याल से आई थिंक गेब्रियल इज समथिंग दैट आई विल कंटिन्यू टू लाइक। और सैम केआरजी पिस्टन्स, इसके ज़बरदस्त नंबर्स आए थे। कैश रिच कंपनी है, बहुत छोटा शेयर है, स्मॉल कैप है, बट मेरे ख्याल से शेयर में काफ़ी पोटेंशियल है। संकेत ठीक है, आज एसएच निफ्टी आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा। ग्लोबल संकेत ठीक है, 21 पॉइंट ऊपर आ चुका है। सुबह 7 बजे तो 10 पॉइंट नीचे था। और आप यूएस के अंदर छोड़ दें, अगर आप उसको छोड़ें तो यूरोप और अमेरिका, एशिया, इन सभी के अंदर आज संकेत आपको ठीक मिल रहे हैं। लेकिन सीरीज खत्म हो गई है, लेकिन मुनाफे की सीरीज खत्म नहीं हुई है, वो लगातार बढ़ती रहेगी। और अब आपके सामने हम नवंबर सीरीज के कुछ बेहतरीन शेयर्स आपके सामने रखना चाहते हैं। सुमित ने जो हमको पहले अक्टूबर सीरीज के कुछ शेयर्स दिए थे वो शानदार चले। मुनाफा इस तर्ज पे था कि शिवम मोटो ने तो 50% तक का मुनाफा दिया। अब नवंबर की भी तैयारी आज ही इसी मुहूर्त के साथ तैयार कर लीजिए। सुमित बताएं, पहले तो बधाई 50% शिवम मोटो जैसे शेयर्स बता के दर्शकों को मुनाफा पहुंचाने के लिए। अब नवंबर सीरीज के शेयर्स बताएं। डिम्पी, नवंबर में और बड़ा चैलेंज है, बाजार नया हाई बना रहा है, तो अब ये और मुश्किल है किस तरह के रिटर्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कुछ शेयर आपके सामने जो कि हमने अक्टूबर में बताए थे। शिवम ऑटो 47%, द्वारकेश शुगर 19%, इवन सन फार्मा ऐसे हैवी वेट शेयर भी 7% के आसपास के रिटर्न देखे गए थे। आज इस सीरीज़ की अगर बात करी जाए तो इस सीरीज़ के लिए जो अच्छे शेयर हैं उसमें कैस्ट्रॉल पहला नाम रहेगा, जिसके ऊपर आप नज़र रखें। 7 नवंबर को कंपनी की एक बोर्ड बैठक है और इस बोर्ड बैठक में शायद बोनस को लेकर ये फैसला हो सकता है। आपको ये बता दें, कैस्ट्रॉल एक अच्छी कैश रिच कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है, अच्छे नंबर्स ने दिए हैं। भले समय से ये शेयर दायरे में, लेकिन अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो हो सकता है कैस्ट्रॉल में कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़े, आपको नज़र रखनी होगी। कल जहां ये बताया गया था वहां से भी शेयर 1.5-2% ऊपर बंद हुआ, तो इसके ऊपर नज़र रखें। पोलारिस दूसरा नाम रहेगा। 31 अक्टूबर को कंपनी की एक बोर्ड बैठक है जिसमें डी लिस्टिंग को लेकर फैसला हो सकता है। पोलारिस में कल तो अपर फीस लगा रहा, लेकिन जो तेज़ी का रुख है वो शायद आगे भी जारी रहे, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। डी लिस्टिंग अगर प्रीमियम प्राइस पर होती है तो वो कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन के सामने आ सकती है। तीसरा नाम रहेगा डेल्टा कॉप का। ये पहले भी जी बिजनेस पर रिकमेंड किया जा चुका है, लेकिन इसने अपना लक्ष्य अचीव कर लिए हैं जिन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के जरिए बताया गया था। डेल्टा कॉप में तेजी का रुख अभी भी बना हुआ है, 2% ऊपर कल के सत्र में बंद हुआ। कंपनी सिक्किम और गोवा में नए एक्सपेंशन कर रही है और सिक्किम में गवर्नमेंट भी एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के लिए बड़ा ट्रिगर बन के सामने आ सकता है। अब डेल्टा कॉप में
नजर रख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ और तेजी नवंबर में भी देखने को मिले। एक वेल्सपन कॉर्प पे आप नजर रखें। वेल्सपन कॉर्प के नतीजे 31 तारीख को पहले आने थे, लेकिन कंपनी ने शायद अपने नतीजों को पोस्टपोन किया है। लेकिन फिर भी ये नतीजे जब भी आएंगे, कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले 3 तिमाही से कंपनी के नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। सालाना आधार पर 3-4 साल से कंपनी घाटे में है। इस बार शायद कंपनी सालाना आधार पर भी मुनाफे में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। आप नजर रखिए वेल्सपन कॉर्प पे। हो सकता है यहाँ पे कुछ और तेजी देखने को मिले। कल ये जब बताया गया तब 1.5% ऊपर था, बंद होते होते 4-4.5% का उछाल देखने को मिला। और इंटेलेक्ट डिजाइन ये पोलारिस की ही सब्सिडरी है, 25% हिस्सा इसमें पोलारिस ओन करता है। अगर पोलारिस डीलिस्ट होती है तो ये दूसरा बड़ा विकल्प बन के आ सकता है उस ग्रुप की तरफ से। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ एक मोमेंटम आता दिखाई पड़े। कल भी सेंटीमेंट वाइज देखे तो ये शेयर तेज रहा। इंटेलेक्ट डिजाइन पे भी आप नजर रख सकते हैं। इस सीरीज के दौरान हो सकता है यहाँ भी मूव इस सीरीज में आता हुआ दिखाई पड़े। ठीक है, शुक्रिया ये सब आइडियाज़ देने के लिए सुमित। तो 4 स्टॉक्स जो नवंबर सीरीज़ के सुपरस्टार बन सकते हैं। हम अपने गेस्ट मयूरेश का शुक्रिया करना चाहते हैं हमसे बात करने के लिए आज ही बिजनेस पर। अब समय हो गया है सुपरफास्ट फ्यूचर्स का। तो हमारे साथ किरण और सिमी हैं और सुमित बगड़िया भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ फ़ोन पर। चलिए किरण, आपके साथ शुरुआत करते हैं। बताइए आपके टॉप F&O कॉल्स आज के लिए नई सीरीज में क्या है? मेरा पहला स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक, जहाँ पे 1602 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 1660 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा रहेगा टेक महिंद्रा, जहाँ पे 470 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए और टारगेट्स के लिए 497 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इंडसइंड बैंक आप बता रहे हैं और दूसरा टेक महिंद्रा है, 497 का टारगेट है और इंडसइंड का टारगेट है 1660। दोनों कॉल्स आप नोट कीजिए, टेक महिंद्रा एंड इंडसइंड बैंक। आगे बढ़ते हैं। अब सुमित बागड़िया भी मेरे साथ हैं। सुमित, शुक्रिया समय देने के लिए। आपके शेयर्स कौन से हैं आज के सर वादा के? सुमित सुन पा रहे हैं आप मेरे को? आपके शेयर्स वादा के? सुमित से कंसर्ट हो गया। अच्छा सिमी, आप बताएं आपके शेयर्स कौन से आज नई सीरीज के? या डिम्पी, मेरे पास 2 शेयर्स हैं रडार पर। एक तो सिप्ला, जिसमें मुझे लगता है कि 600 के ऊपर का अच्छा क्लोजिंग कल आया था और आज भी ये मोमेंटम मेंटेन कर सकता है। मुझे लगता है कि ओवरऑल ये स्टॉक एक अच्छा तेजी इसमें देखने को मिल सकता है। मेरा जो मैंने टारगेट रखा है 628 और 635 का, ये शायद आज नहीं तो मंडे तक ये टारगेट्स देखने को मिल जाएगा। मेरा दूसरा स्टॉक था आईओसी, जिसमें आज रिजल्ट्स भी हैं। आईओसी में मेरा टेक्निकली ब्रेकआउट कल मैंने देखा था, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था कल। आज भी मुझे लगता है कि मोमेंटम मेंटेन कर सकता है। जो मैंने स्टॉप लॉस चूज़ किया था वो 428 था, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा क्योंकि आज रिजल्ट्स हैं। हो सकता है कि 425 तक भी ये चला जाए। और ओवरऑल मेरे टारगेट 440 का था, वो इंट्राडे का टारगेट था 437 से 440। पर चार्ट्स में जितना मोमेंटम है दिख रहा है कि 455 से 460 का टारगेट बहुत जल्दी इसमें देखने को मिल सकता है। ये 2 टारगेट्स है मेरा फ्यूचर्स सेगमेंट पर। ठीक है, सिप्ला भी है और एक आईओसी है। दोनों आईओसी भी तो आज नंबर्स भी हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें ट्रेड करते समय। तो सिमी की दोनों कॉल्स कंप्लीट हुई हैं। किरण ने आपको दोनों कॉल्स बता दी। इंडसइंड बैंक नोट करते चलिएगा सारे लेवल्स, क्योंकि आज ना लेवल्स का ही खेल है। आज कुल मिला के नंबर्स का ही खेल है, कुछ क्वार्टरली नंबर्स का और कुछ लेवल्स का। बाजार का कन्विक्शन और जो एक बहाव में चलता है वो 2 दिन में हो चुका है। आज बिल्कुल सटीक टेक्निकल लेवल से काम करेंगे, इसलिए हर लेवल की इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखिए, टेक महिंद्रा 497 का टारगेट, 470 का एक स्टॉप लॉस है। सुमित बीच मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित शुक्रिया। आपके आज के वादा के शेयर्स कौन से सर नई सीरीज में? हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेल, द फर्स्ट पिक फॉर द डे इज यूपीएल के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कल एक हमें अच्छा मूव देखने को मिला था। इमीडिएटली ऊपर में 840-850 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो यूपीएल में बाइंग करने की सलाह रहेगी 795 के स्टॉप लॉस से। ठीक है। दूसरा स्टॉक बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ऑटो पैक वैसे भी तेजी के अंदर है और बजाज ऑटो में इमीडिएटली ऐसा लगता है ऊपर में 3400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 3200-3210 के स्टॉप लॉस प्रेजेंट लेवल से, प्रेजेंट लेवल से कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी करनी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है इसमें। आप देखिए ऑटो के सेल्स के नंबर आने हैं तो बजाज ऑटो आपको एक पिक मिल गई। बैंकिंग पे आपको फोकस रखना है तो इंडसइंड बैंक आपको मिल गया। आईओसी के आज नंबर्स आने हैं, सिमी ने आईओसी पे आपको बाय कॉल दी है। आप
ऑयल एंड गैस के अंदर सबसे अच्छा रोल ओवर इस बार लेके गए थे, उसमें MRPL पे एक कॉल मिल गया किरण की। तो जहां जहां न्यूज़, जहां जहां फैक्ट, जहां जहां पे इंटेलिजेंस का है, वहां से कुछ ना कुछ शेयर्स आपको इस सुपरफास्ट फ्यूचर्स के अंदर आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखा जाए। सुमित, आपकी कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल है। स्टॉक के अंदर ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। हिंडाल्को के अंदर 280 का कॉल लेके काम करना है। हिंडाल्को वैसे भी मजबूत है और मेटल्स पूरा पैक मजबूत है। कल हमने क्लोजिंग आवर्स में, लास्ट आवर में हिंडाल्को में एक अच्छा मूव देखा था, तो ऐसा लगता है कि यहाँ से 10 से 15 रुपए की तेजी हिंडाल्को में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 2 से 3 दिनों के लिए हिंडाल्को का 280 का कॉल बाय करके काम करना है। 9 रुपए के आसपास लेना है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 11 रुपए से 13 रुपए का टारगेट होगा 280 के कॉल का। सेक्टर के हिसाब से रोल ओवर मेटल्स पे भी काफी अच्छा गया था, तो हिंडाल्को शायद चल सकता है। अच्छा बेस इसके पास है, इसलिए ऑप्शंस के जरिए काम कीजिए। पहले साथ ही ऑप्शन से उतारिए, 280 के कॉल पकड़िएगा, 11 से 13 रुपए तक का टारगेट आपको मिल जाना चाहिए। सिमी, आपकी आज की ऑप्शन ट्रेड कौन सा है? एक स्टॉक मैंने ढूंढा है कोल इंडिया, जिसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट कल आया था। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी 300 की ओर जा सकता है। मैंने 295 का ऑप्शन खरीदने के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। 7.5 के आसपास कल बंद किया था, अगर उसी के आसपास मिलता है या छोटा मोटा डीप में भी मिलता है तो खरीदना चाहिए। 2 रुपया का 5 रुपीज़ 40 पैसा का मेरा स्टॉप लॉस है और टारगेट्स 12 से 15 तक का होगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी 298 से 300 का रेंज आज ही शायद देखने को मिलेगा। तो अगर वैसे टारगेट्स आता है तो ये स्टॉक इसका जो टारगेट्स मैंने दिया है वो अचीव हो जाएगा। कोल इंडिया का 295 का ऑप्शन। किरण, आपकी कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी? MRPL पे ऑप्शन स्ट्रेटेजी की है, तो नवंबर का 135 कॉल ऑप्शन जो करीबन 6 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, उसको लेना चाहिए। 4 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में 14 रुपीज के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। टेक्निकल टारगेट चार्ट पे करीबन 140-142 की देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, ये कुछ एक इंटरेस्टिंग डाटा जो आप इस पे ध्यान रखें। अच्छा, डेरिवेटिव्स में एक चीज़ का और ध्यान रखना, कोई बैन तो है नहीं क्योंकि सीरीज की शुरुआत हुई है, लेकिन एक बार जरा एफआईज और डीआईएस का डाटा भी देखिए इन कॉल्स के साथ साथ। आपको इन कॉल्स में कन्विक्शन भी पता लगेगा कैसे है। कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कुछ ज़्यादा बड़ी बिकवाली नहीं हुई है। कल का दिन एडजस्टमेंट का दिन था और उसके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी बिकवाली, 375 करोड़ रुपए की ही बिकवाली है। डीआईएस की तरफ से बिकवाली थी 523 की। अब साथ ही इंडेक्स में कैसे कामकाज हुआ, जरा ये भी देख लीजिए आप। इंडेक्स के ऑप्शंस में अच्छा बिजनेस हुआ है। कल 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी कल ऑप्शंस में होती हुई दिखी है, इसलिए बाजार कंसोलिडेट होकर शायद नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा। इसलिए आज का दिन पूरा कंसोलिडेशन का दिन रह सकता है और नंबर्स का दिन रहेगा। आज 7-8 बड़ी कंपनीज अपने नंबर्स का इंपैक्ट बाजार पर छोड़ेंगी, तो पर्टिकुलर शेयर्स के साथ आप ट्रेड करके आगे बढ़ सकते हैं। सुमित, शुक्रिया आपका आज ये सभी शेयर्स हमको बताने के लिए। ये जो आपने वादा के हमको नई सीरीज के शेयर्स बताए हैं। अच्छा, एक शेयर और है, वो है सेल। कल करीब 14% बढ़कर बंद हुआ था। सिमी, आपका रिकमेंडेशन चाहिए, आज भी प्लस करना है क्या? रोल ओवर अच्छा है, डाटा अच्छा है इसका। जी बिल्कुल डिम्पी, अगर देखेंगे तो चार्ट्स पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है सेल की। मुझे लगता है कि सेल अभी शॉर्ट टर्म के लिए भी एक अच्छा मतलब एक अच्छा पिक हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल पूरा सेक्टर भी चल रहा है। सेल में भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा परफॉर्म भी किया है। अगर थोड़े मतलब निचले स्तर पर मिलता है तो बेहतर है, तब रिस्क रिवार्ड ज़्यादा अच्छा बैठेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि 72-71 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट होल्ड करेगा तो सेल धीरे धीरे मुझे लगता है कि 82 का लेवल तो बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। उसी के आसपास रेजिस्टेंस आना चाहिए, पर वो रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा। तो 72-71 का सपोर्ट रेंज याद रखिएगा, स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली बैठाइए और 80 से 82 का मिनिमम टारगेट देखने को मिलना चाहिए, एटलीस्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, 82 का टारगेट सेल पे पॉसिबल है। हमारे साथ सिद्धार्थ सिदानी भी जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, मेटल स्टॉक्स में अच्छे रोल ओवर्स देखे गए थे और कुछ सरकारी स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी देखी गई थी। इंजीनियर्स इंडिया के अर्निंग्स भी आए हैं, वहाँ कोई कॉल है इंजीनियर्स इंडिया? देखिए, मेटल्स की अगर बात करें तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मान रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कल जैसे एंटी डंपिंग लगाई गई है स्टेनलेस प्रोडक्ट पे, तो उसमें जिंदल स्टेनलेस बहुत पॉजिटिव हो सकता है शॉर्ट टर्म में।
बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक कंपनी ग्रेफाइट इंडिया जो हम लगातार कहते आ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से 180 के टारगेट से जो मल्टी बैगर भी बन चुका है, हम मानते हैं कि ग्रेफाइट इंडिया पे यहाँ पे भी स्टीम है। 570 के टारगेट से ग्रेफाइट इंडिया इलेक्ट्रोड्स के प्रभाव बढ़ने के कारण आप देख सकते हैं नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, 450% से प्रॉफिट्स बढ़े हैं और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्जिन्स भी 4 से 5 गुना हो गए हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव ग्रेफाइट इंडिया पे आप दाव लगा सकते हैं, मेटल स्पेस में यहाँ से बहुत अच्छी तेजी बन सकती है। ठीक है, ग्रेफाइट इंडिया एक और शेयर आपको मिल गया जिस पे आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन आज अर्निंग्स का दिन है, अर्निंग्स के साथ कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स का दिन है, वही हम आज काम कर रहे हैं। अर्निंग्स और पर्टिकुलर स्टॉक्स काफ़ी सारे आपके सामने रख दिए। आज आपकी लिस्ट काफ़ी बड़ी हो गई होगी।